नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल में मैं घनश्याम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जो प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं, इसमें संज्ञा और सर्वनाम के प्रश्न शामिल किए गए हैं जो अभ्यास प्रश्न हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में ये संभावित प्रश्न हो सकते हैं। ऐसे छात्रों के लिए जो अब समय अभ्यास का आ गया है, तो केवल अभ्यास के प्रश्न ही मैं इस वीडियो में लेकर आपके लिए आया हूँ। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो हमारा क्वेश्चन है आज का, देखिए इसमें आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है, संज्ञा के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए में 3 है, बी में 5 है, सी में 7 है और डी विकल्प में 6, यानी 6 भेद दिए हुए हैं। तो देखिए संज्ञा के भेद जो है 2 आधारों पर होते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर और एक होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब केवल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएं कि संज्ञा के कितने भेद हैं, जब उसमें आपसे आधार नहीं पूछा जाता है, तब आपको क्या बताना है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। वो अर्थ के आधार पर भेद बताए जाते हैं और वह संज्ञा के 5 भेद। ठीक है, ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ठीक, अब इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न है, देखिए कि पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है। पशु चर रहे हैं, यहाँ पे रेखांकित किया गया है पशु को, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए पशु चर रहे हैं, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा में ये आएगा। जातिवाचक संज्ञा, ये पशु शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा में है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लखनऊ है, लड़का है, सेना और बीमारी। तो इसमें जो भाव को प्रकट करे, भाववाचक संज्ञा, देखिए लखनऊ क्या है, ये स्थान का नाम है, और लड़का भी क्या है, ये एक लड़का है, जातिवाचक संज्ञा है। लखनऊ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और सेना शब्द आया है, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो है बीमारी शब्द है, ये भाव को बता रहा है, तो ये जो है आपकी क्या है, ये बीमारी शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्न में संज्ञा बताइए। ठीक है, निम्न में संज्ञा बताइए, इसमें क्या है कि कौन सा शब्द संज्ञा है। आसमानी शब्द है, नियमित है, पाश्चात्य है, अनुशासन। इसमें अनुशासन शब्द जो है ये क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, अब इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न है कि गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब क्या है। मतलब जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि गरीब शब्द क्या है। तो भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन में विशेष है, विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए विशेषण शब्द नहीं है, इसलिए विशेष भी नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा जो है इसमें नहीं होगी, क्योंकि भाव किसी उसका व्यक्त हो जब, तो वो भाववाचक संज्ञा होगा। यहाँ पर जो है एक ही, जैसे गरीबों की बात की जा रही, गरीबों की सहायता करो, तो इस वाक्य में गरीब शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपके सामने अब जो आ रहा है वो आ गया, इसमें संज्ञा के प्रश्न। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न कि प्रधानमंत्री शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक, प्रधानमंत्री शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ देखिए प्रधानमंत्री एक पद है। ठीक है, और जब पदों का नाम आता है तो दोस्तों देखिए उसमें जो पदों का नाम आता है तो वह जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे डॉक्टर हो गया, अध्यापक हो गया, ठीक है, या और इस तरह के पद हैं, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है। तो इन पदों में क्या होगा कि वो जातिवाचक संज्ञा होगी। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया अगला प्रश्न जो है ये है,
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा? यहाँ पर प्रथम दृष्टया देखने पर आपको लग रहा है कि नेपोलियन जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये नहीं है। नेपोलियन के गुणों की बात की गई कि उसके अंदर जो एक गुण था वो गुण इसमें बताया गया है, तो वो जो होगा ये जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर होगी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो नेपोलियन शब्द है उसमें क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, एक विशेष प्रकार की जाति को बता रहा है कि उस तरह के गुण वाले जो लोग होंगे उनमें सब में वीरता का गुण इसमें दिखाया गया है कि जिस तरह से नेपोलियन वीर था उसी तरह से समुद्रगुप्त भी वीर था। तो इन दोनों की आपस में कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है कि ये उसके गुण जैसा मेल खा रहा है, तो इसमें भी क्या होगा? ये जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्वतंत्रता शब्द को पूछा जा रहा है, कौन सी संज्ञा इसमें है? तो स्वतंत्रता जो है एक भाव है और ये क्या होगा? ये भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो इस शब्द में भाववाचक संज्ञा होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? ठीक है, तो यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें शब्दों का एक समूह दिया गया है आपके सामने और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अमीर शब्द है, पहले विकल्प को हम देखते हैं। अमीर है, गरीब है, समूह है और मिठास है। ठीक है, तो गरीब जातिवाचक है, अमीर भी जातिवाचक है, समूह शब्द जो है समूहवाचक है, मिठास इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें केवल एक शब्द मिला हमको भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जो ये वाला केवल आपको मिला ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद हम बी में देखते हैं, जवानी शब्द है, खटास है, पुस्तक है, गंगा। देखिए पुस्तक गंगा ये दोनों क्या हो गए? एक जातिवाचक हो गया और एक जो है नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह से वो भी 2 शब्द इसमें, जवानी और खटास। ठीक है, 2 अवस्था को बता रहा है। खटास ये दोनों जो है आपको भाववाचक संज्ञा में, सभी शब्द इसमें नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए रसीला शब्द है, कड़वाहट है, बुढ़ापा और उन्नति। यहाँ पर देखिए रसीला भी एक रस या भाव अवस्था को बता रहा है, पदार्थ की अवस्था, और रसीला है पदार्थ, कड़वाहट है उसके अंदर गुण की बात हो रही है, बुढ़ापा है ये मनुष्य की अवस्था बता रही है, और उन्नति भी एक दशा को बता रहा है। तो ये इसमें जो चारों विकल्प हैं वो क्या है? एक भाववाचक संज्ञा की परिभाषा को सही तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। तो जो विकल्प सी में आंसर है ये वाला जो है ये भाववाचक संज्ञा होगा, सही शब्द। ठीक है, हम डी को भी देख लेते हैं। देखिए धैर्य है, चालाकी है, उदासी और सूर्य। तो इसमें देखिए जो है सूर्य शब्द जो है ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा में इसमें नहीं आए। तो इसमें जो है क्या होगा? ये सी वाला विकल्प जो है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, यही क्या है? सभी शब्दों का समूह भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद अगला है इसमें कि रीता की मामी फल लेकर आई। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए यहाँ पर फल शब्द को रेखांकित किया गया है और सिर्फ इसका मतलब है कि फल में पूछा गया है कि कौन सी संज्ञा, फल शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो ये देखिए बहुत ही आसान शब्द है, फल शब्द है, पदार्थवाचक है, पदार्थ का बोध करा रहा है, तो इसमें क्या है? वो द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि अगर किसी फल का नाम रहता तब तो वो हो जाता जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, आम लेकर आई, संतरा लेकर आई, सेब लेकर आई, अगर इस तरह से रहता तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता कि वो नाम लेकर आई है, उसका आया है फल का नाम। लेकिन यहाँ पर जातिवाचक भी नहीं है, भाववाचक नहीं है, समूहवाचक, यहाँ पे क्या है? एक पदार्थ को व्यक्त कर रहा है, फल क्या है? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, इसलिए यहाँ पर विकल्प जो है आपका डी वाला विकल्प इसमें सही होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा रहा संज्ञा की प्रश्नोत्तरी। अब इसके बाद हमारे पास हम ले आ रहे हैं आपको अभ्यास के लिए सर्वनाम के प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है सर्वनाम के प्रश्न आ रहे हैं, ये
सर्वनाम के प्रश्न। सर्वनाम के प्रश्न आपको यहाँ पर प्रश्न कौन सा, पहले 11 ही मिल गया, रुकिए यही है कि और है? सर्वनाम के प्रश्न कितना हो गया इसमें? हाँ, यहाँ से सब शुरू होता है। ये देखिए, ये है सर्वनाम के प्रश्न। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि हिंदी में सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है। जो प्रश्न पूछ रहा है, क्या सर्वनाम शब्द, ठीक है, शब्दों की संख्या पूछ रहा है, सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछ रहा है। तो यहां पर ये जो हो गया, आपको मूल शब्द में सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है, ये हिंदी में कुल मिलाकर 11 सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, ये जो है 11 सर्वनाम शब्द हैं, ये सर्वनाम के मूल सर्वनामों की संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न इसमें है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहां पर देखिए आपके सामने ऑप्शन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और इसमें से कोई नहीं। तो मुझे वास्तव में क्या है, व्यक्ति को बता रहा है, और जो व्यक्ति को बताने वाला होता है वो सभी क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कैसा होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब आप देखिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम में ये 3 भेद होते हैं, उसमें से कौन है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। तो मैं शब्द से मुझे बना हुआ है, मेरे लिए अपने अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो ये जो है उत्तम पुरुष में होगा। तो ये जो होगा उत्तम पुरुष, मुझे जो होगा वो क्या होगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम इसमें है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है कौन सा। सर्वनाम शब्द है, देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं विकल्प में आपके सामने, नींद है, रोग है, सफाई है और कौन शब्द है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सर्वनाम शब्द है। इसके पहले जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मूल सर्वनामों की संख्या देखिए कितनी, 11 है कुल। तो उसी में से ये जो 11 शब्द हैं, उसी में से ये निम्न में सर्वनाम शब्द कौन से हैं, इसी में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है सर्वनाम शब्द है। तो नींद सर्वनाम शब्द नहीं है, मूल शब्दों में नहीं आता, नींद है भी नहीं, रोग भी नहीं है, सफाई भी नहीं। यहाँ पर कौन शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। कौन और क्या, 2 शब्द होते हैं, एक कौन हो गया और दूसरा क्या हो गया, क्या शब्द, क्या और कौन। ये 2 शब्द जो हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। यहां पर देखिए ध्यान देने की बात है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा इसमें नहीं है। तो कुछ भी क्या है, कुछ भी क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा पूछ रहा है कि नहीं है। तो कुछ भी इसमें निश्चित नहीं है, कितना भी कोई भी चीज आ गई, कोई भी मात्रा हो गई, वो निश्चित नहीं, कुछ ना कुछ। यहाँ पर भी कुछ कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ है, ठीक है, लेकिन निश्चित नहीं है कि क्या है। सब कुछ कह दिया गया, तो इसमें भी नहीं है कि सब कुछ में थोड़ा बहुत या कुछ है, इसमें भी निश्चितता जो है नहीं है। तो इसमें जो होगा सही से सर्वनाम, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं पूछ रहा है वो है जो और वह। यहाँ पर डी विकल्प जो है ऑप्शन में जो दिया हुआ है, जो और वह 2 शब्द हैं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये क्या है, सर्वनाम कौन से हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो या जिससे जिसमें जुड़ा रहता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। एक अनिश्चय है और एक निश्चयवाचक होता है। तो यहाँ पर ये तीनों पूछा कि अनिश्चयवाचक नहीं है इसमें, तो 3 है आपको, ये है, बी है, सी है, डी वाला जो है ये नहीं है, इसलिए इसमें ये उत्तर सही होगा, इसमें डी विकल्प सही होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं, इसमें आ गया कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, जो सुनने वाला व्यक्ति है, एक तो होता है वक्ता जो बोलने वाला होता है, और दूसरा सामने वाला क्या होता है, जो सुनता है उस बात को।
तो जो वक्ता है, बोलने वाला होता है, वो उत्तम पुरुष होता है, और जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष होता है। तो यहाँ पर जो मध्यम पुरुष वाला विकल्प है वो बी वाला विकल्प जो है वो इसमें सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए है प्रश्न, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये है कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये मूल शब्द दिए गए हैं सर्वनाम के, जो उसके पहले आपको बताया गया था। पहला ही प्रश्न पूछा गया था कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो उसमें 11 सर्वनाम होते हैं। तो उनमें से ये 2 सर्वनाम दिए हुए हैं शब्द की कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम के लिए किया जाता है। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर है। तो कोई और कुछ से निश्चितता का बोध नहीं होता, अनिश्चितता का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर ये इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या आ गया आपके सामने, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का एक भेद नहीं है। देखिए ये भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, देखने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन कई बार आपको सीधे सीधे परिभाषा न पूछकर उनका भेद केवल पूछ लिया जाता है, और उसमें ये कह दिया जाता है कि भाई कौन सा सर्वनाम का एक भेद नहीं है। इसका सीधा सा प्रश्न तो आसान है, लेकिन कई बार है कि कई तरह के प्रश्न आप पढ़ते हैं और उसमें उसका भेद आपका उलट पलट हो जाता है, इसमें का उसमें हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए यही चीज क्लेरिफिकेशन करने के लिए पूछा जा रहा है कि क्या विद्यार्थी के अंदर इस तरह की एबिलिटी है कि वह भेदों को याद कर पाया है कि नहीं ढंग से कर पाया है, या अगर उसको नाम याद करने की सीरीज दी जाए तो किस तरह से उसको याद कर पाता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न इसी को डिनोट कर रहा है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो अब देखिए सर्वनाम का भेद नहीं, आपको सभी 6 भेद जो सर्वनाम के होते हैं उनके बारे में आपको पहले ज्ञात होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। कौन से हैं, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। यहाँ पर ये जो देखिए गुणवाचक सर्वनाम दिया हुआ है ना, ये वाला, ये गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। ये क्या है, गुणवाचक क्या होता है, ये विशेषण है, विशेषण। गुणवाचक क्या है, ये विशेषण का एक भेद है, न कि सर्वनाम का भेद है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, विशेषण का भेद है, तो सर्वनाम का भेद इसलिए नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपका है वो कौन सा सही होगा, बी वाला विकल्प जो है इसमें सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम का उचित भेद है। कह रहे सर्वनाम का उचित भेद इसमें कौन सा, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। अपने अर्थ में जब किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो स्वयं शब्द जो आया है तो ये क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होता है। अपने अर्थ में लिए स्वयं के अर्थ में जब प्रयोग किया जाए तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ये सर्वनाम की परिभाषा से है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आसान प्रश्न है लेकिन कई बार ये कंफ्यूज भी करता है। तो संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर 20वां प्रश्न है, जो करेगा सो भरेगा में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखिए जो सो शब्द जो आ जाता है वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम इसमें जो है वो होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, सी वाला विकल्प सही है, संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर है। तो दोस्तों आज की हमारी प्रश्नोत्तरी यहाँ पर इतने ही प्रश्नों की है। हम आगे जल्दी ही दूसरी प्रश्नोत्तरी लेकर आने वाले हैं। आप इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करना भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपने आप बहुमूल्य कमेंट जरूर दें। दोस्तों तो हिंदी मंजूषा चैनल की आज ये प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। अगली प्रश्नोत्तरी में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।